गुड इवनिंग। फेसबुक लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों ने बातचीत का विषय रखा है राष्ट्रवाद, और राष्ट्रवाद के विभिन्न पक्षों पर संक्षेप में हम लोग बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राष्ट्रवाद है क्या। हम में से बहुत सारे लोग, खासतौर पर जो हमारे जो दोस्त विद्यार्थी हैं जो बीए कक्षा में पढ़ते हैं, या यूँ कहें कि पिछले 70 साल में जो लोग इस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, और इसमें भी जो पिछले 40 साल में पैदा हुए हैं, उन लोगों के लिए राष्ट्रवाद की कोई भी जीवंत अनुभूति मिली नहीं। उनके बीच में राष्ट्रवाद की जितनी भी चर्चाएं हमें मिलती हैं, वे सारी की सारी चर्चाएं राजनीतिक प्रचार के तौर पर मिलती हैं। यह भी कह सकते हैं कि पिछले कई दशकों में जो राष्ट्रवाद के बारे में चर्चाएं हमारे बीच में होती रही हैं, वे एक तरह से राजनीतिक प्रचार अभियान के तौर पर होती रही हैं। हमारे देश ने कोई राष्ट्रवाद के लिए पिछले 50 साल में कोई आंदोलन नहीं किया, कोई आंदोलन नहीं हुआ। वो खाली एक प्रचार का मसला रहा है। इसलिए जब राष्ट्रवाद पर बात करते हैं तो हमारे सामने जहन में पहले यह सवाल आता है कि आखिर ये राष्ट्रवाद आया कब, कैसे आया। राष्ट्रवाद पर बातें करते समय, राष्ट्रवाद पर सोचते समय, आपस में चर्चा करते समय एक चीज, बुनियादी चीज ध्यान में रखने की है कि राष्ट्रवाद एकदम आधुनिक प्रवृत्ति है, आधुनिक फिनोमिना है। मध्यकाल में राष्ट्रवाद नहीं था, प्राचीन काल में भी राष्ट्रवाद नहीं था। रजवाड़े थे, रियासतें थीं, राजा थे, बड़े बड़े राजा थे, बड़े ताकतवर राजा हुआ करते थे, लेकिन राष्ट्रवाद नहीं था। राष्ट्रवाद के पैदा होने के लिए पहली शर्त है कि देश एक राष्ट्र की इकाई के तौर पर अपने को परिभाषित करे और पेश करे। तो संयोग की बात है कि ब्रिटिश पीरियड में जब अंग्रेजों का शासन आया, तो अंग्रेजों के शासन के दौरान पहली बार भारत ने एक राष्ट्र, राज्य के तौर पर अपनी पहचान प्रस्तुत की। और पहचान को प्रस्तुत करने का तरीका क्या था? पहचान को प्रस्तुत करने का तरीका यह था कि पहली बार पूरे देश में यूनिफॉर्म ढंग से एक जैसे कानून, जिसे हम भारतीय दंड संहिता कहते हैं, एक जैसे कानून उसके तहत बनाए गए, लागू किए गए। अंग्रेजों के आने के पहले तक हमारे देश में एक जैसे कानून नहीं थे। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग रियासतों में अलग अलग किस्म के कानून हुआ करते थे। तो राष्ट्रवाद के उदय के लिए पहली शर्त है कि राष्ट्र राज्य के तौर पर देश जन्म ले, जिसे हम नेशन स्टेट कहते हैं। और नेशन स्टेट के निर्माण में अंग्रेज कैसे थे, क्या थे, इनकी चर्चा का यहां अवकाश नहीं है और मौका नहीं है। लेकिन अंग्रेजों ने यह काम तो किया। उनकी नीयत अच्छी थी या बुरी थी, सब लोग जानते हैं कि वे साम्राज्यवाद विस्तार के लिए उन्होंने भारत पर अपना राज्य कायम किया और भारत को राष्ट्र राज्य में एक दूसरे से जोड़कर पेश किया। और ये करते समय अंग्रेजों के सामने अनेक चुनौतियां थीं।
अनेक दिक्कतें थी। पहली चीज यह कि जो सरकार आई आधुनिक काल में, और वो संयुक्त से अंग्रेजों की सरकार थी, और अंग्रेजों की सरकार का जो औद्योगिक चरित्र था, यानी उनके शासन के आने के बाद पहली बार हमारे यहां पूंजीवादी तरीके से विकास के रास्ते को चुना गया। यानी नई औद्योगिक संस्कृति की शुरुआत हुई। पहले हमारे यहां उद्योग थे, लेकिन वो पुराने किस्म के उद्योग थे, जिसमें कि हथकरघा उद्योग था, उसमें और दूसरे किस्म के ट्रेडिशनल उद्योग थे जिसमें मजदूर कारीगर काम करते थे, और वे स्थानीय खपत को पूरा करने में वे उद्योग मदद करते थे, स्थानीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करते थे। परंपरागत किस्म के उद्योग धंधों को आधार बना के आप मॉडर्न राष्ट्र नहीं बना सकते। मॉडर्न राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी था कि आधुनिक उद्योगों की नींव रखी जाए। अंग्रेजों ने अपने शासन की शुरुआत के साथ दो चीजें की। पहली चीज यह की कि उन्होंने देश को एक सूत्र में बांध के एक राष्ट्र राज्य के तौर पर उसकी इमेज, या हम ये कहें कि नक्शा पेश किया। और इसका पर्पज यह था कि भारत को एक उपनिवेश के तौर पर, एक गुलाम देश के तौर पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद के तहत रखना। इसका पर्पज यह नहीं था कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र की तरह, एक स्वतंत्र राष्ट्र की तरह काम करे। तो नीयत बहुत खराब थी, राष्ट्र राज्य के निर्माण के पीछे मंशा बहुत खराब थी कि हम एक गुलाम देश के तौर पर भारत को रखना चाहते हैं, इसलिए इसे एक नेशन स्टेट के तौर पर निर्मित किया गया। लेकिन इस बैड इंटेंशन के बावजूद भी, एक बुरी मंशा के बावजूद भी, यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था और क्रांतिकारी कदम था। इसने भारत को एकजुट भारत बनाने में मदद की, जो भारत टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। सैकड़ों राजा थे, और सैकड़ों राजाओं में हालत यह थी कि एक राजा दूसरे राजा की नहीं मानता था, सब अपने अपने दिमाग से चलते थे। सारे रजवाड़ों के अपने अपने अलग कायदे कानून थे, कोई यूनिफॉर्म कानून नहीं था। तो बुरी ही मंशा से सही, लेकिन एक अच्छा काम हुआ कि भारत एक राष्ट्र राज्य के तौर पर निर्मित हुआ। और दूसरी चीज जो घटी अंग्रेजों के आने के बाद, वो ये थी कि आधुनिक उद्योग धंधों की शुरुआत हुई ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत। और तीसरी पर घटना यह घटी कि आधुनिक प्रिंट टेक्नोलॉजी, छापे खाने की मशीन, प्रिंटिंग प्रेस भारत में आया, और इसने अखबार और पत्र पत्रिकाएं और पुस्तक, इसके प्रकाशन की शुरुआत की। जिस देश में भी राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई है, उसको जन्म देने में, राष्ट्रवाद के विचारों को संप्रसारित करने में प्रिंटिंग प्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बिना प्रिंटिंग प्रेस के राष्ट्रवाद जन्म नहीं लेता। आधुनिक छापे की मशीन अपने साथ वो छापे की कला तो लेकर आई, लेकिन साथ साथ एक चीज और लेकर आई जिसका कि हमें फायदा मिला। वो ये कि उसने विचारों के प्रचार प्रसार की अनंत संभावनाओं को जन्म दिया। छापे की मशीन के पहले हमारे पास में विचारों के प्रचार प्रसार की इस तरह की संभावनाएं नहीं थी। अब एक अखबार में कोई खबर छपती थी, कोई एडिटोरियल छपता था, कोई लेख छपता था, और वह अखबार दूसरे दिन वितरित होता था, तो पूरे देश में उस विचार का प्रसार होता था। और ये इस तरह से पूरे देश में विचार के प्रसार की पहले कोई व्यवस्था नहीं थी। आधुनिक राष्ट्र के आने के साथ आधुनिक उद्योग आए,
और आधुनिक उद्योग आए पुराने उद्योग धंधों को नष्ट करते हुए, और आधुनिक उद्योगों के साथ साथ आई प्रिंट रिवॉल्यूशन। और इस प्रिंट रिवॉल्यूशन ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विचार के जन्म की संभावनाओं को सबसे पहले पैदा किया। मसलन अगर कहीं देश में कहीं कोई घटना घटती थी तो उसकी पूरे देश को खबर मिलती थी, सारे देश में पूरे के खबर। पहले ऐसा नहीं होता था, जहां घटना घटती थी वो आसपास के इलाके में 2-4-10-5 किलोमीटर के बीच में वो खबर घूम के रह जाती थी। तो छापे की मशीन के आने के बाद विचारों के प्रचार प्रसार का एक नेटवर्क पैदा हुआ, और यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इसने बहुत बड़ी मदद की। दूसरी एक चीज और पैदा हुई, वो थी आधुनिक कम्युनिकेशन के तौर पर यह दूर संचार की प्रणाली, यानी जिसे हम लोग टेलीफोन कहते हैं। 1820 के बाद अखबार भी आते हैं, और 1820 के बाद ही टेलीफोन भी आते हैं। महानगरों में खासतौर पर कलकत्ता, मद्रास और दूसरे शहरों में धीरे धीरे निजी
आप में से अधिकतर लोग 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम को तो जानते हैं, लेकिन 1857 के स्वाधीनता संग्राम के अलावा कई दर्जन सशस्त्र संग्राम पूरे देश के विभिन्न इलाकों में चले और इन सारे संग्रामों का एक ही लक्ष्य था, अंग्रेजों को हटाओ। क्योंकि अंग्रेजों की नीतियों की वजह से देश में भयानक अकाल पड़े। 1770 के पहले हिंदुस्तान में अकाल नहीं पड़े, मुगलों के शासन में अकाल नहीं पड़े, और कभी कोई रेयर घटना घटी, एक दो घटनाएं घटी थी, लेकिन सबसे अधिक अकाल किस पीरियड में पड़े? अंग्रेजों के जमाने में। सबसे भयानक गरीबी, किसानों का शोषण, व्यापारियों का उत्पीड़न और शोषण, दुकानदार हैं उनकी गैर जरूरी वसूली और मुनाफाखोरी, इनका सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव उस दौर में दिखाई दिया। और यही वजह है कि हिंदुस्तान के विभिन्न इलाकों में जहां जिससे जैसे बन पड़ा उसने प्रतिवाद किया और प्रतिरोध किया, और यही वह पृष्ठभूमि है जिसमें कि अनेक रंगत का नेशनलिज्म पैदा हुआ। किसी भी देश में, और भारत जैसे देश में जहां के बहुसांस्कृतिक, बहुभाषी समाज है, बहुधार्मिक समाज है, राष्ट्रवाद एक तरीके का नहीं हो सकता और एक रंग का नहीं हो सकता। यहां ऐसे भी लोग थे जो कि धर्म के आधार पर सोचते थे और ऐसे भी लोग थे जो धर्म के आधार पर नहीं सोचते थे। राष्ट्रवाद का आधार ऐसे भी लोग थे जो धर्म के आधार पर मानते थे, लेकिन ऐसे लोग ज्यादा थे जो धर्म के आधार पर राष्ट्र को नहीं देखते थे। वे आम जनता की एकता को आधार बना के राष्ट्रवादी भावनाओं को व्यक्त करते थे और अंग्रेजों के खिलाफ में एकजुट होते थे। तो 19वीं शताब्दी के अगर अनुभव को ध्यान में रखें तो आप पाएंगे कि 19वीं शताब्दी में एक बड़ा फिनोमिना राष्ट्रवाद का पैदा हुआ और राष्ट्रवाद में कई रंगत के राष्ट्रवाद पैदा हुए। और ये जो कई रंगत के राष्ट्रवाद का आना, ये अपने आप में एक नई चीज थी, पहले कभी ये इस चीज का अनुभव नहीं किया हमने। यही वजह है कि ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद एक भौतिक चेतना है, लेकिन ये अंतर्विरोधी चेतना है। और ये अंतर्विरोधी इसलिए क्योंकि इसका बहुजाति जो हमारा समाज है, बहुसांस्कृतिक जो समाज है, उसके साथ में गहरा संबंध है। मसलन एक व्यापारी भी चाहता है कि देश आजाद हो और एक साधारण नागरिक भी चाहता है कि देश आजाद हो, लेकिन दोनों के मकसद अलग हैं, दोनों के हित एक दूसरे से टकराते हैं। इसलिए राष्ट्रवाद में यह संभव है कि एक ही राजनीति में अंतर्विरोधी चीजें हों। एक अन्य चीज जो राष्ट्रवाद के दौर में पैदा हुई वो ये कि राष्ट्रवादी होने के लिए पहली शर्त है कि पहले आप राष्ट्र को तो जानें, समाज को जानें, जिस देश में पैदा हुए उस देश को जानें। इन दिनों एक प्रवृत्ति पिछले 30-40 साल में जो पैदा हुई है समाज में, वो ये कि लोग राष्ट्रवाद की तो बात करते हैं लेकिन राष्ट्र को जानते नहीं है। वो चाहते तो एक देश में राष्ट्रवाद आए, वे लोग आपके बीच में आके राष्ट्रवाद की हिमायत तो करते हैं, लेकिन वो देश को जानते नहीं है। अच्छा राष्ट्रवादी वह जो सबसे गहराई से राष्ट्र को जानता हो, समाज को जानता हो। अच्छा राष्ट्रवादी वह है जो कि समाज की विभिन्न सामाजिक संरचनाओं को जानता हो, राजनीतिक संरचनाओं के बारे में समझ हो। हमारे यहां स्थिति क्या है? हमारे यहां स्थिति है कि उस संविधान की सामान्य सी व्यवस्थाओं को, धारणाओं को भी राष्ट्रवाद का प्रचार करने वाले लोग नहीं जानते। मसलन अगर मैं राष्ट्रवाद का प्रचार करता हूं तो मुझे यह जानना ही होगा कि हिंदुस्तान में एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर एक संविधान भी है और संविधान में कुछ बुनियादी अधिकार दिए हुए हैं। उस संविधान के तहत हिंदुस्तान में कुछ राजनीतिक प्रशासनिक संरचनाएं
कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थान, संवैधानिक संस्थान काम करते हैं, जिसमें संसद है, विधानसभा है, न्यायपालिका है, ये तमाम चीजें हैं, जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी है, जिसमें आवागमन की आजादी है, जिसमें शादी ब्याह की आजादी है, जिसमें व्यापार करने की आजादी है, जिसमें वोट देने की आजादी है, जिसमें बोलने की आजादी है, लिखने की आजादी है, ये तमाम चीजें संविधान ने हमें दी हैं। इन जो उपलब्ध जो अधिकार हैं, इन उपलब्ध अधिकारों की रक्षा करते हुए ही आप राष्ट्रवाद की बात कर सकते हैं। यह संभव ही नहीं है कि आप राष्ट्रवाद की बात करें लेकिन संविधान को कंसीडर न करें, राष्ट्रवाद की बात करें लेकिन धर्मनिरपेक्षता को, जो कि संविधान का बुनियादी आधार है, संविधान का मूल आधार है, आप उसे स्वीकार न करें। हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान यह कहता है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हमारे राष्ट्र का आधार न तो धर्म है, न नस्ल है, न जाति है। हमारे राष्ट्रवाद का आधार क्या है? जनता, जनता और सिर्फ जनता और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण। और हमें चाहिए क्या? लक्ष्य क्या है हमारा? हमारा लक्ष्य है लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करना। अब लोकतांत्रिक समाज के निर्माण के लिए और संविधान में व्यक्त और उपलब्ध अधिकारों की रक्षा के लिए अगर राष्ट्रवाद का प्रचार होता है तो वह काम का है। लेकिन अगर राष्ट्रवाद का प्रचार होता है, कोई भी करे, XYZ कोई भी दल करे इस बात को, XYZ कोई भी व्यक्ति करे इस बात को, कि वह संविधान में प्रदत्त अधिकारों पर तो हमले करे। मसलन आप अंतरजातीय विवाह करना चाहें और वो आपको अंतरजातीय विवाह न करने दें और कहें कि हम राष्ट्रवादी हैं, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसे राष्ट्रवाद नहीं कहते, बल्कि इसे संविधान की नजर में अपराध कहते हैं। राष्ट्रवाद वह जो कि संविधान में उल्लिखित अधिकारों और संरचनाओं का सम्मान करे, उनका विस्तार करे, संविधान के जो अभिप्सित लक्ष्य हैं उन लक्ष्यों को अर्जित करने में मदद करे। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को हासिल करना, यह प्रेमबल का लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की संगति में ही आप अपनी बहुत सारी धारणाएं, इंक्लूडिंग नेशनलिज्म की धारणा, इसे भी परिभाषित कर सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि लोग राष्ट्रवादी ढंग से न सोचें, लोग सोच ही सकते हैं। लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो धर्म के आधार पर राष्ट्र के बारे में सोचें, ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि किसी और नजरिए से राष्ट्र के बारे में सोचें, क्योंकि हमारे यहां सोचने की आजादी है। हमारे यहां सोचने की नहीं, बोलने की भी आजादी है, और जो विचार आप सोचते हैं उसके आधार पर संगठित करने की भी आजादी है। लेकिन हमारे यहां संविधान में उल्लिखित अधिकारों का हनन करने की आजादी नहीं है। आप अपने धर्म का तो प्रचार कर सकते हैं, आप अपनी राजनीतिक दल का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन आप संविधान में उल्लिखित जो अधिकार हैं उनका हनन करने के लिए प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान में जो उल्लिखित अधिकार है, और यह संविधान एज ए सच, धर्मनिरपेक्षता एज ए सच, इसको हमने बड़े संघर्षों के बाद अर्जित किया है। तो 1947 के पहले जब देश आजाद नहीं था तो हमारे पास में अपना कोई संविधान नहीं होता था, हमारे पास कोई अधिकार नहीं होते थे, हम गुलाम देश थे। तो हमारे यहां राष्ट्रवादियों की विभिन्न धाराओं की जो मुठभेड़ थी वो अंग्रेजों के साथ थी, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ थी। उसमें वे लोग भी थे जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे, वे लोग भी थे जो उग्र राष्ट्रवादी थे, वे लोग भी जो धार्मिक राष्ट्रवादी थे, जो पुनरुत्थानवादी चेतना से प्रभावित थे। और सबका एक ही लक्ष्य था, किस तरह से अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त किया जाए देश को। लेकिन जब देश मुक्त हो गया और स्वतंत्रता को हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के तौर पर, यानी हमारे अस्तित्व का अधिकार हमें दे दिया गया, स्वतंत्र रूप से जीने और सोचने का अधिकार हमारा संविधान ने जब हमें दे दिया, तो अब हमारी चुनौती
यह थी कि इस अधिकार का विस्तार कैसे किया जाए, लोगों के बीच में इसे कैसे ले जाएं। इसलिए संविधान के लागू होने के बाद पुराने तरीके से, राष्ट्रवादी तरीके से सोचना और काम करना संभव नहीं था। हमारे यहाँ ऐसे अनेक लोग हैं ऐसे जो अभी भी पुराने तरीके से, यानी पुराना तरीका क्या था, धर्म के आधार पर राष्ट्र को देखना। हमारे यहां धर्म के आधार पर राष्ट्र को देखने के नजरिए को संविधान सभा ने, संसद ने एक सिरे से ठुकरा दिया। और वह हमारा मूलाधार नहीं है, मूल दृष्टिकोण नहीं है। इसलिए अब लोकतंत्र की स्थापना के बाद राष्ट्रवाद का लक्ष्य क्या होगा? लोकतंत्र का विस्तार करना, लोकतांत्रिक अधिकारों का विस्तार करना। अगर इस संगति में राष्ट्रवाद की परिभाषाएं और राष्ट्रवाद की प्रवृत्तियां अगर हमारे बीच में आती हैं तो वे स्वागत योग्य है। लेकिन अगर राष्ट्रवाद की प्रवृत्तियां लोकतंत्र के विकास की बजाय उसे और ज्यादा संकीर्ण बनाएं, और ज्यादा संकुचित बनाएं, लोकतंत्र के अधिकारों को, संविधान प्रदत्त अधिकारों को और ज्यादा सीमित करें या उनका हनन करें, तो वे राष्ट्रवाद की प्रवृत्तियां एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि एक साधारण उदाहरण दिया कि एक यंग लड़के लड़की को अपनी इच्छा से, जो वयस्क हैं, कानूनन अपनी इच्छा से शादी करने का हक है। लेकिन अगर कोई राष्ट्रवादी समूह इसको बाधित करे, परेशान करे, तो ये राष्ट्रवाद क्राइम के तौर पर देखा जाएगा। वो राष्ट्रवाद नहीं है, वो अपराध है। तो हमारे यहां अभी पिछले 40 साल में ऐसे ग्रुप पैदा हुए हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे राजनीतिक दल हैं, ऐसे विचारधारा के रूप हैं जो पुराने तरीके से, जो 47 के पहले थे, लेकिन 47 में अब वो, 47 के बाद अब वो एकदम प्रासंगिक नहीं रह गए, लेकिन वो अभी भी पुराने तरीके से समाज को देखना चाहते हैं और चलाना चाहते हैं, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आजादी के पहले राष्ट्रवाद के निशाने पर था साम्राज्यवाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, और उससे मुक्ति का लक्ष्य। लेकिन आजादी के बाद जब हमारे यहां लोकतंत्र स्थापित हुआ और हमने एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर अपना निर्माण किया, स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर अपने विकास का रास्ता चुना, तो हमारे सामने संविधान और संविधान प्रदत्त जो लक्ष्य थे उन्हें हासिल करना मुख्य काम था। और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिस भी रूप में आप राजनीतिक काम कर सकें, क्योंकि राष्ट्रवाद एक राजनीतिक प्रवृत्ति है, राष्ट्रवाद कोई खाली सांस्कृतिक चीज नहीं है। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं जो कि संविधान की स्पिरिट के खिलाफ है। ये मसलन कोई फिल्म रिलीज हुई, और फिल्म रिलीज हुई तो उस फिल्म को रिलीज करते समय सेंसर बोर्ड ने उसे पास कर दिया, तो कायदे से उसे प्रसारित होने का हक है, क्योंकि आपके संविधान और कानून ने उसे अप्रूवल दे दिया।
लोकतंत्र टिका हुआ है वो क्या है कि हमारे यहां लोकतंत्र तभी टिका रह सकता है जब हम सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखें, विभिन्न समुदायों के बीच में, विभिन्न धर्मों के बीच में, विभिन्न भाषा भाषियों के बीच में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखकर हम काम करें। हम किसी भी समुदाय को, किसी भी धार्मिक समुदाय को, किसी भी सामाजिक समुदाय को यह हक नहीं देते संवैधानिक तौर पर कि वह अपने को भारत से अलग कर ले। हम किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक समुदाय को यह हक नहीं देते कि वह अपने समुदाय की या अपने धर्म की हिफाजत के लिए अन्य धर्म और अन्य समुदायों के लोगों पर हमले करे, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो सभी धर्मों को समान अधिकार देता है। जिस धर्म को मानने वाले 80 करोड़ लोग हैं उसको जो अधिकार हैं वही अधिकार 25,000 लोग जिस धर्म को मानते हैं उनको भी वही अधिकार हैं। पारसियों की संख्या सबसे कम है, पारसियों को भी अधिकार हैं संविधान में वही जो एक हिंदू को हैं, क्योंकि हिंदू सबसे ज्यादा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि नहीं जो गैर हिंदू लोग हैं उन्हें अधिकार नहीं होंगे? नहीं, क्योंकि संविधान सबको अधिकार देता है। वो हिंदुओं को भी देता है, सिखों को भी देता है, ईसाइयों को भी देता है, मुसलमानों को भी देता है, वो तमाम किस्म के अल्पसंख्यकों को भी अधिकार देता है, वो भाषाई अल्पसंख्यकों को भी अधिकार देता है। छोटे 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 जो तमाम समूह हैं जो कि आदिवासियों में हैं उनको भी अधिकार देता है, उनके भी संवैधानिक अधिकारों को प्रोटेक्ट करता है। तो नई दुनिया कौन सी है? नई दुनिया वह है जिसमें मैं और अदर्स, ये दोनों, इन दोनों के अधिकार प्रोटेक्ट किए जाएं। तो अब अगर कोई कॉन्सेप्ट राष्ट्रवाद का बनाना चाहे बना सकता है, लेकिन उसे अदर्स के बारे में कंसीडर करना होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां ऐसे समूह हैं जो अदर्स के बारे में, वे अपने बारे में तो सोचते हैं लेकिन अन्य के बारे में नहीं सोचते। और जब आप अन्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप तय मानिए कि आप देश को नहीं बना सकते, देश को नहीं बचा सकते। लोकतंत्र में अन्य बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तो है ही, लेकिन अन्य भी महत्वपूर्ण है। मैं और अन्य के बिना लोकतंत्र नहीं बनता। आयरनी है कि हमारे यहां जो राष्ट्रवाद का जो प्रचलित फॉर्मेट है जो लोकतंत्र के बीच में विकसित हुआ है, विभिन्न संगठन है उसमें, मैं नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो थोड़ा खोजेंगे। तो वहां मैं तो महत्वपूर्ण है, यानी मेरा धर्म, मेरा दृष्टिकोण, मेरी धारणा, मेरी मान्यता, ये तो महत्वपूर्ण है। लेकिन अन्य का दृष्टिकोण, अन्य का धर्म, अन्य की मान्यताएं, ये वो कंसीडर ही करने के लिए तैयार नहीं है। तो जाहिर है कि टकराहट होगी, और इस टकराहट में नुकसान किसका होगा? संविधान का, संवैधानिक मान्यताओं का, कानून का, कानून के शासन का। इसलिए यह देखा गया कि जब भी किसी भी रंगत का राष्ट्रवाद लोकतंत्र के दौरान पिछले 70 साल में सामने आया है तो उसने अन्य को नुकसान किया है, अन्य को क्षतिग्रस्त किया है, और इससे समाज टूटा है। तो लोकतंत्र के विकास के लिए कौन सी चीज जरूरी है? मैं और अदर्स, इन दोनों के बीच में एकता बने, इन दोनों के बीच में और ज्यादा एकीकरण हो। हमें ऐसे राजनीतिक नजरिए की जरूरत है। इसलिए यह माना जाता है कि लोकतंत्र में राष्ट्रवाद उतना प्रासंगिक नहीं रह जाता जितना कि वह पूर्व लोकतंत्र की अवस्था में, यानी ब्रिटिश पीरियड में प्रासंगिक था। एक अन्य चीज और लास्ट, वो ये कि हमें यह भी जानना होगा कि राष्ट्रवाद के विकास के लिए जो चीज हम लोग करना चाहते हैं, हम राष्ट्रवाद का विकास किस लिए करना चाहते हैं? देश को शक्तिशाली बनाने के लिए। तो देश को शक्तिशाली कैसे बनाया जा सकता है? देश को शक्तिशाली तभी बना सकते हैं कि जो देश में सबसे गरीब है, जिसे अंतिम आदमी कहते हैं, जो सबसे गरीब है, उस गरीब के विकास के बारे में पहले सोचा जाए। देश ताकतवर उससे नहीं बनता कि आपने अमीर के बारे में क्या सोचा। देश ताकतवर तब बनता है जब आप गरीब के बारे में सोचते हैं और गरीब के विकास के बारे में आप संसाधन जुगाड़ करते हैं।
तो अगर हमारे यहां राष्ट्रवाद का लक्ष्य समाज का अंतिम आदमी या गरीब आदमी है, तो उसे ये परिभाषित करना ही होगा कि इस गरीब आदमी के लिए उनके पास क्या योजनाएं, क्या प्रकल्प है। हमारे यहां स्थिति यह है कि हम चाहते तो हैं कि राष्ट्रवाद आए, लेकिन हम ये परिभाषित नहीं करते कि राष्ट्रवाद किसके लिए। तो लोकतंत्र में राष्ट्रवाद के उठे हैं वे अंततः कारपोरेट घरानों और अमीर लोगों की मदद के लिए उठे हैं। उन्होंने गरीब के लिए और गरीब के उत्थान के लिए कोई योजना और प्रकल्प सामने नहीं रखे। आप किसी भी पीरियड को उठाइए हिंदुस्तान के पिछले 70 साल के, जिसमें राष्ट्रवादी पार्टियां, राष्ट्रवादी संगठन जो काम करते रहे, उन्होंने क्या एजेंडा रखा है अपना, इंक्लूडिंग ये समय भी। आप देखिए, आप टेस्ट कीजिए, राष्ट्रवाद जनता के पक्ष में है या विपक्ष में है, यह इससे तय होगा कि राष्ट्रवाद किन सामाजिक शक्तियों के लिए कार्यक्रम की घोषणा करता है। आर्थिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम। मसलन अगर आप देश में राष्ट्रवाद का प्रचार करना चाहते हैं, तो हम जानना चाहते हैं क्या देश के गरीबों के लिए स्कूल खोलने के लिए, कॉलेज खोलने के लिए आपने बजट आवंटित किया है? क्या पिछले 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में स्कूली शिक्षा का विस्तार हुआ है? कॉलेज शिक्षा का विस्तार हुआ है? आप लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में पढ़ते हैं, तो दिल्ली में आपको अच्छे कॉलेज दिखाई देते हैं, अच्छी बिल्डिंग दिखाई देती है। आप जाइए उत्तर प्रदेश, आप जाइए बिहार, आप जाइए उड़ीसा, महाराष्ट्र, आप हिंदुस्तान के तमाम दूसरे इलाकों में जाइए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि पिछले 25-30 साल में पूरी की पूरी कॉलेज व्यवस्था, कॉलेज सिस्टम एकदम नीचे तक ध्वस्त हो चुका है। तो नौजवानों में अगर राष्ट्रवाद का विकास करना है तो किसके जरिए किया जाएगा? शिक्षा के जरिए, शिक्षा के ढांचे के विस्तार के जरिए, या सिर्फ प्रचार के जरिए? अगर नौजवानों में राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया जाएगा, तो पता करो कि लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें हैं है कि नहीं है। क्या हमारी पाठ्यक्रम से बाहर की पुस्तकें और पाठ्यक्रम की पुस्तकें लाइब्रेरी में फ्रीली उपलब्ध हैं कि नहीं है? हम चाहते हैं ना राष्ट्रवाद पैदा हो, तो कॉलेज की लाइब्रेरीज में पुस्तकें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या राष्ट्रवाद सिर्फ अशिक्षितों के लिए है? क्या अशिक्षित बनाए रखने के लिए है? अगर राष्ट्रवाद का लक्ष्य देश को उन्नत बनाना है, तो हमें यह देखना ही होगा कि क्या कॉलेज के लिए धन दिया गया, क्या नई कॉलेज की बिल्डिंग बनाई गई, क्या कॉलेज में नए शिक्षक आए, क्या नई पुस्तकें आई, लाइब्रेरीज आई, क्या देश में लाइब्रेरी नेटवर्क का विस्तार हुआ? तो राष्ट्रवादी चेतना पैदा कैसे होगी? सिर्फ नारे लगाने से। वो चाहे हिंदू राष्ट्रवाद की हिमायत करें, चाहे इस्लामिक राष्ट्रवाद की हिमायत करें, या ईसाइयत के राष्ट्रवाद की हिमायत करें, किसी भी रंगत के इस राष्ट्रवाद की हिमायत करने वालों से बार बार एक ही सवाल पूछो कि राष्ट्रवाद का विकास से कोई संबंध है कि नहीं है। और विकास से संबंध है तो बताओ कि शिक्षा पर कितना खर्च हुआ है। पुराने जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में राष्ट्रवाद की भावनाओं को प्रचारित प्रसारित करने में विश्वविद्यालयों के पढ़े लिखे नौजवानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। आप कल्पना कीजिए, 20 साल का नौजवान, 18 साल का नौजवान, राजा राममोहन राय, जिसने हिंदुस्तान को हिला के रख दिया। राजा राममोहन राय 18-19 साल की उम्र में जो सोचते थे, हिंदुस्तान की सरकार वह सोचने के लिए मजबूर थी। इसे कहते हैं राष्ट्रवाद। मुझे कैसा राष्ट्रवाद चाहिए? मुझे राजा राममोहन राय वाला राष्ट्रवाद चाहिए जो हिंदुस्तान को हिला दे। राजा राममोहन राय ने 20 साल की उम्र में सती प्रथा के खिलाफ में जो आंदोलन छेड़ा,
हिंदुस्तान में सती प्रथा को बंद करा के दम लिया। राजा राममोहन राय की 3 शादियां हुई थी, 2 शादी हुई थी 9 साल की उम्र में, बाल विवाह था जो कि अपराध है। राजा राममोहन राय नहीं जानते थे। राजा राममोहन राय के सामने राजा राममोहन राय की भाभी को जबरदस्ती जिंदा जला दिया गया, सती हो गई वो। राजा राममोहन राय ने इसका विरोध किया और प्रतिवाद किया और सारे समाज को जगा के छोड़ा। राजा राममोहन राय को घर में घुसने नहीं दिया लोगों ने, गांव के लोगों ने। वो हुगली में पैदा हुए थे, बंगाल का एक जिला है ये। राजा राममोहन राय ने स्थिति ये पैदा की कि उनके पिता ने उनको घर से निकाल दिया, लेकिन राजा राममोहन राय ने रास्ता नहीं छोड़ा और हिंदुस्तान में सती प्रथा को बंद करा के दम लिया। और उम्र कितनी थी? 19 साल, 20 साल। इसे कहते हैं राष्ट्रवादी चेतना। राजा राममोहन राय की अपनी बीबी 9 साल की उम्र में 2 शादियां हुई थी उसकी। उन्होंने कहा बाल विवाह अपराध है, सती प्रथा हत्या है। इसे कहते हैं राष्ट्र की चेतना, दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के अपराध, उनको आंख में आंख डाल के बताना, इसे कहते हैं राष्ट्रवाद। तो मुझे अगर राष्ट्रवाद चाहिए तो कैसा चाहिए? मुझे राजा राममोहन राय जैसा राष्ट्रवाद चाहिए। मुझे कैसा राष्ट्रवाद चाहिए? मुझे दादा भाई नौरोजी जैसा राष्ट्रवाद चाहिए। दादा भाई नौरोजी बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, बहुत बड़े विचारक थे, वे अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक भी थे। लेकिन जब देश में अकाल पड़े तो दादा भाई अकाल के जरिए जो करोड़ों लाखों लोग प्रभावित हुए और लाखों लोग मर गए, इसको लेकर अंग्रेजों के खिलाफ जम के लिखा, बोला। तो मुझे कैसा राष्ट्रवाद चाहिए? मुझे दादा भाई नौरोजी जैसा राष्ट्रवाद चाहिए जिसने कि ब्रिटिश शासन की नींद हराम कर दी थी। और अभी स्थिति यह है कि हमें कभी गांव का किसान, उसकी दुर्दशा नजर ही नहीं आती। दहेज हत्या के जरिए मरने वाली लड़कियों का दुख हमें महसूस ही नहीं होता। नहीं, मुझे नेशनलिज्म चाहिए, लेकिन मुझे नेशनलिज्म चाहिए राजा राममोहन राय जैसा, मुझे नेशनलिज्म चाहिए दादा भाई नौरोजी जैसा।